हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो चलिए, मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आज आपके सामने एक और नायाब चेहरे के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक जो थंबनेल में जो चेहरा आपको दिख रहा होगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी 90s के जो बच्चे होंगे ना, वो इस चेहरे को बहुत ही अच्छे से पहचानते होंगे। भले ही अब वो बच्चे नहीं रहे, 90s के जो किड्स थे, ऑब्वियसली जो 80s की पैदाइश थे और 90s में ग्रो कर रहे थे, वो बच्चे तो बहुत ही अच्छे से इस चेहरे से वाकिफ़ होंगे और इस चेहरे के साथ बहुत सारी खूबसूरत यादें भी उनकी जुड़ी होंगी। ये चेहरा है जतिन कनकैया का। आई होप कि मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो जो जतिन सर थे, ये 90s का वो चेहरा थे जिनको प्रिंस ऑफ कॉमेडी कहा जाता था, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो रोल्स थे, जो हम आज भी इन्हें याद करते हैं, इनकी कॉमिक टाइमिंग की वजह से ही हम इन्हें याद किया करते थे। इनका जो आप कह सकते हैं, जिस तरीके से इनकी जो कॉमिक टाइमिंग होती थी और जो भी इनके साथ काम करता था, जो भी इनके साथ स्क्रीन शेयर करता था, उसके साथ ये बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से एक टाइमिंग इनकी मैच होकर बहुत ही अच्छे से ये अपने साथ वाले पार्टनर के साथ मिलकर जो समा बांध देते थे टेलीविज़न पर, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता था। इनके बहुत सारे शोज़ हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। मैंने इनके कुछ ही शोज़ हैं जो देखे, कुछ मैंने बाद में जाके देखे। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं उन्हें आज भी देखती हूँ ना, तो लगता है कि यार, ये बंदा वाकई कितने तारीफ़ के काबिल था। पर वही वाली बात है कि अपने लेट 40s में थे जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा किया 1999 जुलाई में, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता चला था। बस एक चैनल पर इनकी तस्वीर दिखाई दी और उस पर ट्रिब्यूट लिखा हुआ आया, यानी कि ऑब्वियसली ये सोनी के चैनल पर मुझे इनकी तस्वीर दिखी थी, क्योंकि उस वक्त ये सोनी का एक शो किया करते थे, हम सब एक हैं, जिसमें कहानी एक ऐसे शख्स की होती है जिसकी बीवी डिफरेंट होती है, डिफरेंट रिलीजन की होती है। जैसे कि उसने शादी, वो खुद कश्मीरी होता है, पर उसने शादी एक साउथ इंडियन महिला से की होती है। आगे उसके बच्चे होते हैं और उनकी जो वाइफ्स होती हैं रिस्पेक्टेड, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटी से होती है, कंट्री से होती है, जैसे कि पंजाब से, बंगाल से, गुजरात से। तो उस शो का नाम था हम सब एक हैं, जो कॉमेडी शो था, जो 90s के एरा में आया करता था और सन 2000 और सन 2001 तक वो शो चला। क्योंकि ये जो दौर था, एक तरीके से मैं कह दूं कि जो अर्ली 90s थी ना, वो कहीं ना कहीं दूरदर्शन के लिए काफ़ी अच्छी तो थी, पर काफ़ी चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि उसी दौर में जो केबल टीवी था वो हावी हो रहा था। तो केबल टीवी को टक्कर देने के लिए जो दूरदर्शन था, वो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाता था। और कॉमेडी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो उस वक्त हर कोई बैठ के देखता था, और दूरदर्शन पर कोई चीज़ आती थी तो उसको लोग बहुत चाव से देखते थे। क्योंकि क्या होता था, पहले केबल टीवी जो होते थे वो गाँव में नहीं जाते थे। पहले जो गाँव में बिजलियाँ भी बड़ी मुश्किल से पहुँची जाती थी, आज तो गाँव में इंटरनेट भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, केबल टीवी भी है। आजकल तो गांव भी शहर से भी ज़्यादा मुकाबले पे उतरा हुआ है टेक्निक्स के मामले में। तो पहले तो गांव में केबल टीवी तो जाया ही नहीं करते थे, दूरदर्शन तो गांव में सभी देखा करते थे। जो दूरदर्शन पे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, ये कृषि दर्शन जो शो आया करता था, शायद आज आता है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले आया करता था। तो वो किसानों के लिए बनाया जाता था ताकि गांव में किसान देखें। तो पहले का जो दौर होता था वो दूरदर्शन ही
टेक ओवर किया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे केबल टीवी का दौर आया तो लोगों का ध्यान केबल टीवी की तरफ जाने लगा। तो इसीलिए जो 90s में, अर्ली 90s में दूरदर्शन के पास भी बहुत अच्छा कंटेंट हुआ करता था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी मम्मी को कह रही थी चलो ना, मेरा शो आने वाला है ज़बान संभाल के। तो आप सोचिए कि दूरदर्शन, मेरे पास तो आई थिंक अर्ली 90s में हमारे घर में भी केबल टीवी लग गया था। लेकिन दूरदर्शन का जो क्रेज़ था ना, वो फिर भी हावी था। लेकिन धीरे 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 केबल टीवी ने दूरदर्शन का चार्म जो है वो फिर एक टाइम बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो बात अलग है कि सन 2020 में एक बार फिर से दूरदर्शन ने अपना जलवा दिखाया और वो तमाम 90s के शोज़ जिसे लोग भूल गए थे, जो शायद लोग अपने दादा दादी के साथ बैठ के देखा करते थे, वो अब अपने खुद के बच्चों के साथ बैठ के देखा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ी क्रांति जो दूरदर्शन को, जो एक तरीके से दूरदर्शन सन 2020 में लेके आया, उससे आज जो है लोग दूरदर्शन को देखने की चाह रखने लगे हैं। और मेरे जैसे लोग भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको दूरदर्शन की वैल्यू पता चली कि वाकई दूरदर्शन क्या था, और हमने उसकी कदर नहीं की क्योंकि केबल टीवी उस टाइम पर ज़्यादा हावी हो रहा था। उसके जो शोज़ थे वो ज़्यादा हमारे सर चढ़कर बोलते थे, जैसे कि सांस, अमानत और हसरतें, बनेगी अपनी बात, हीना। ये तो मतलब हम लोगों के मतलब पूरा जो वीक होता था वो पूरा बुक्ड होता था कि मंडे सांस आएगा, ट्यूसडे हसरतें आएगा, वेनसडे आएगा आपका बनेगी अपनी बात, थर्सडे थोड़ा दिन फिर हम वो रहते थे कि पता नहीं कौन सा शो हम देखते थे, शायद कोई कॉमेडी शो देखते थे। फिर उसके बाद आता था अमानत, अमानत भी शायद थर्सडे आता था। तो फ्राइडे भी हमारा बुकड होता था। फिर सैटरडे संडे वीकेंड होता था, तो एक अंताक्षरी भी आती थी जी टीवी पे। मतलब हम लोगों की लाइफ केवल टीवी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर ली थी। लेकिन जो लोग दूरदर्शन देखते थे वो दूरदर्शन देखते थे और उनके शोज़ भी काफ़ी चलते थे। और दूरदर्शन का शक्तिमान भी कौन बोल सकता है। तो खैर उस एरा के ये एक्टर थे जतिन, और इन्होंने इतना कॉमेडी शोज़ किए हैं। और चाहे वो दूरदर्शन के चैनल हो, चाहे वो सैटेलाइट चैनल के शोज़ हो, हर एक जगह पर उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया है। उनकी लास्ट की 2 फिल्में 1999 में ही आई थी। एक हम साथ साथ है और दूसरी आई थी संजय चहल की खूबसूरत, जिसमें थे संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर, जिसके गाने बहुत फेमस हुए थे। मतलब आप लोगों ने खूबसूरत फिल्म देखी होगी कि गाने उसके बड़े ज़बरदस्त थे। फिल्म तो ठीक ठाक चली, लेकिन उसके गाने जो थे जैसे कि एक तो ए शिवानी करके था, फिर बहुत खूबसूरत हो, और गश खा के हो गया मैं बेहाल सोनिए जो सुखविंदर ने गाया था, सुखिंदर सिंह ने गाया था। तो बहुत मतलब कि उस फिल्म में भी जो थे जतिन थे। और उसके बाद आई थी हम साथ साथ हैं, जो सूरज बरजातिया जी की फिल्म थी, जो 99 नवंबर में आई थी। तो ये 2 फिल्में थी जो ऑलमोस्ट उनकी डेथ के बाद ही रिलीज़ हुई। और एक तरीके से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आज भी मैं ये फ़िल्म देखती हूँ, ख़ास तौर पे हम साथ साथ हैं, जिसमें उनके एक डॉक्टर का उन्होंने किरदार निभाया था, होम्योपैथी डॉक्टर का। लेकिन वही वाली बात है कि ज़्यादा मे बी शायद उनका रोल एडिट हो गया, या मे बी वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई, आई डोंट नो। लेकिन देखकर बड़ा ही बुरा लगता है। लेकिन बहुत अच्छी यादें जतिन जी के साथ जुड़ी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि दूसरों को हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला इंसान, उसे क्या पता था कि बहुत ही कम वक्त की मोहलत लेकर वो इस दुनिया में आया है। शायद वो अगर आज भी ज़िंदा होते तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर ही रहे होते, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उनको अभी बहुत सारा काम करना था और बहुत कुछ वो
काम अपना छोड़ के गए हैं, जो हम आज भी देखकर हमारी आँखें, हमारी पलकें भीगती ही भीगती हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग में इतनी नेचुरलिटी थी, इतनी मासूमियत थी। उन्होंने श्रीमान श्रीमती का जो किरदार निभाया था, केशव कुलकर्णी, जो अपनी पड़ोसन अर्चना पूरन सिंह यानी कि प्रेमा शालिनी, जो कि एक एक्ट्रेस है, वो जिस तरीके से उनकी तरफ उनका जो एक आकर्षण था, और रीमा लागू उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी जिसका नाम था कोकिला कुलकर्णी। तो जो मिडिल क्लास पति पत्नी की जो नोक झोंक होती है, वो जतिन साहब ने और रीमा लागू जी ने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं ऑफ स्क्रीन। मतलब मानो ये असल ज़िंदगी के पति पत्नी हैं, और जो पति पत्नी को लेकर जो मतभेद होते हैं, और ख़ास तौर पे पड़ोसन को लेकर जो पति की जो एक वो उत्सुकता होती है, उसको जतिन साहब ने बखूबी निभाया। और उस ज़माने का ये बड़ा ही हिट शो हुआ करता था श्रीमान श्रीमती, जो 94 में शुरू हुआ था और शायद 1997 में इसका जो है एंड हो गया था, यानी कि शो ख़त्म हो गया था। फिर कई साल बाद किसी दूसरे चैनल पर इसका एक नया वर्जन भी लाया गया, जो पूरे तरीके से फ्लॉप था, जो केबल टीवी यानी कि सैटेलाइट चैनल पर ही लाया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वो सक्सेसफुल नहीं गया, क्योंकि शायद अधिकारी ब्रदर्स जो उस टाइम पर बहुत ही अच्छे शोज़ बनाया करते थे, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, फैमिली शो हो, उनका वक्त की रफ्तार जो कि दोपहर में आता था, मेरी दादी देखा करती थी 90s में, वो हमें उसका गाना सुनाई देता था। तब हम लोग छोटे छोटे से थे, पढ़ा करते थे, तो दोपहर का लंच टाइम होता था, तो वो देखा करती थी। तो अधिकारी ब्रदर्स ने भी बहुत अच्छे अच्छे उस टाइम पर शोज़ बनाया करते थे, और श्रीमान श्रीमती की तो पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि जिनके पास केबल टीवी भी हुआ करता था, वो भी इस शो को देखा करते थे। तो बहुत ही अच्छे से इस शो को बनाया गया था। अच्छा, इसमें ना अर्चना पूरन सिंह के जो शौहर बने थे, पति बने थे, दिलरुबा, वो रोल प्ले किया था राकेश बेदी ने। राकेश बेदी ने फिर आगे जाकर हम सब एक सीरियल में जतिन जी के बेटे का भी किरदार निभाया था। लेकिन मैंने ना राकेश बेदी जी का एक इंटरव्यू देखा था मुकेश खन्ना के शो में, जो यूट्यूब पे आया करता है। उसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी एक एक्ट्रेस जो उनकी कोलीग है, उनकी शादी पर गए थे, और उसका जो हस्बैंड था ना, उसकी जो पर्सनालिटी थी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे कि श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा जी की थी, दिलरुबा के जो कैरेक्टर की थी। तो कहते थे कि मैं उस बंदे की पर्सनालिटी को मैंने इसी शो में इस्तेमाल किया। मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ शादी पे गया था, उस एक्ट्रेस की शादी पर गया था। जब मैंने उसके हस्बैंड को देखा, उसके डील डॉल हाव भाव को, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई तुम थोड़ा सा जाओ, खाना वाना खाओ, मैं थोड़ा सा इस बंदे की पर्सनालिटी को थोड़ा सा स्टडी करता हूँ। तो बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने स्टडी की, और उसी कैरेक्टर को उन्होंने श्रीमान श्रीमती नाम के शो में इस्तेमाल किया। दिलरुबा जी का जो कैरेक्टर था, जो अब आप समझ सकते हैं, अगर आप लोगों ने वो शो देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये उन्होंने बताया था। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ साल पहले, 2-3 साल पुराना ही इंटरव्यू है उनका, आप मुकेश खन्ना जी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने इस शो का भी जिक्र किया था। तब उन्होंने बताया था कि इस किरदार की जो इंस्पिरेशन है दिलरुबा के किरदार की, वो उनको एग्जैक्टली कहाँ से मिली थी। तब उन्होंने बताया था कि एक एक्ट्रेस के हस्बैंड की पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी थी। उन्होंने नाम तो नहीं बताया उस एक्ट्रेस का, लेकिन अब ठीक है, होंगी, अब क्या कह सकते हैं। तो ये बड़े कुछ बातें ऐसी ना, जब आप अपने दौर के किसी आर्टिस्ट की कोई इंटरव्यू सुनते हैं, तो जब ऐसी बातें आपको पता चलती हैं आपके फेवरेट शो से संबंधी, जो आप एक वक्त पे बहुत देखा करते थे,
तो आपको अच्छा लगता है, आपको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि मैंने श्रीमान श्रीमती शो उस वक्त नहीं देखा था। मैंने ये शो देखना शुरू किया था सन 2001 या 2 के आसपास, जब ये शो एक्चुअल में ख़त्म हो चुका था। तो पहले क्या होता था, ये जो सब टीवी है ना, जो अब थोड़ा सा अलग हो गया है, जिसमें अलग तरह के शोज़ आते हैं, तब सोनी चैनल ने इस सब टीवी को जो है शुरू किया था। तो इसमें कुछ दूरदर्शन के भी शोज़ को कुछ नया नया, ये उसी दौरान ये सब टीवी शो शुरू हुआ था। तो दोपहर के स्लॉट में ये उन्होंने श्रीमान श्रीमती जो है वो एक तरीके से शुरू कर दिया था। तब मैंने देखना शुरू किया था। आप सोच सकते हैं आज से इस बात को भी 2001 या 2002 के आसपास, तो इस वक्त को भी कितने साल हो गए हैं। तो मैंने तब देखना शुरू किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और उस टाइम पर तो जतिन जी की डेथ हो ही चुकी थी और कुछ 2-3 साल ही हुए थे, 99 में हुई थी, तो सन 2000, हाँ 1-2 साल ही हुए थे। और रीमा लागू जी भी उस वक्त ज़िंदा थी और काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री मुझे लगी। और रीमा लागू जी ने भी टेलीविज़न पे बहुत काम किया है। अब मैं उनके बारे में क्या बात करूं, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं रीमा लागू जी के बारे में बात करूंगी। और राकेश बेदी जी ने भी दिलरुबा का कैरेक्टर बड़ी बखूबी निभाया। और अर्चना पूरन सिंह, जिन्हें हम देखते हैं कपिल शर्मा के शो में ठाके लगाते हुए, एक्चुअल में वो 90s के दौर में बहुत शोज़ में काम कर चुकी हैं, होस्ट कर चुकी हैं कॉमेडी शो। तो एक तरीके से अर्चना जी का भी काफ़ी योगदान है टेलीविज़न इंडस्ट्री में। और हम उनको एज अ प्रेमा शालिनी के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। जो श्रीमान श्रीमती जी जो शो है, उसके जो फैंस हैं वो आज भी अर्चना पूरन सिंह को प्रेमा शालिनी के नाम से ही जानते हैं। और वाकई एक आइकॉनिक कैरेक्टर था। फिर कुछ वक्त के लिए नीना गुप्ता ने भी वो शो जो है वो ज्वाइन किया था एक तरीके से कुछ वक्त के लिए। मे बी शायद अर्चना किसी दूसरे शूट में बिज़ी होंगी तो नीना गुप्ता जी को लाया गया, वो यंग वाली नीना गुप्ता जी। आज भी नीना गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और एकदम जवान लड़कियों को बिल्कुल टक्कर देती हैं ड्रेसिंग सेंस के मामले में। तो ये कुछ कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। हालांकि शुरुआत तो मैंने जतिन जी से की थी, लेकिन होते होते फिर नीना गुप्ता जी तक पहुंच गई। लेकिन अब मैं वापस आती हूँ जतिन साहब के ऊपर। और जतिन साहब का अगर आप करियर ग्राफ देखेंगे, उनकी अगर आप सर्च करेंगे उनके काम को, तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने कितना काम किया है और कितना हमें खजाना देकर वो गया है वो शख्स, लेकिन बहुत जल्दी चला गया। और मैंने कहीं पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनको ये बीमारी काफ़ी टाइम पहले ही डिटेक्ट हो गई थी, बट उसके बावजूद भी वो अपना काम कर रहे थे। मतलब अपने कहते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप, तो उसी थ्योरी में विश्वास रखते थे जतिन साहब। मैरिड थे, उनके बच्चे भी थे, शायद एक बच्चा था उनका, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट वो मैरिड थे, उनकी एक फैमिली थी। और बस अब उनकी फैमिली कहाँ है, क्या कर रही है, उसका कोई वेयर अबाउट मुझे नहीं पता। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात थी, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेजेडी थी कि इतना अच्छा आर्टिस्ट जिसके पास काम की कमी नहीं थी, लेकिन वही वाली बात है, वक्त की कमी होती है। वही बात है कि वक्त अगर किसी के पास नहीं है तो इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी काम हो, वो कुछ काम नहीं आता है। तो ये चेहरा, सबको हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला ये चेहरा काफ़ी साल पहले ही हमें छोड़कर हमारे चेहरे पर एक ऐसा दुख देकर चला गया, जिसको हम आज भी कहीं ना कहीं अपने दिल में महसूस करते हैं जब भी हम ये चेहरा स्क्रीन पर देखते हैं। वाकई हमारे कहते हैं ना, एक आपका एक दोस्त होता है बचपन में, जिसके साथ आप बहुत खेले हुए कूदे हुए होते हो, और अचानक से आपको पता चलता है यार उसकी डेथ हो गई, तो एक अजीब सा खालीपन आप फील करते हो। और जब आप बड़े भी हो जाते हो तो भी आप, जब भी आप अपने बचपन को याद करते हो, तो आप उस शख्स को याद करते हो कि हाँ यार, ये मेरे साथ खेला करता था, ये मेरा क्लासमेट था, या ये मेरा नेबर था,
बट इसकी बड़ी जल्दी डेथ हो गई। तो ऐसा ही आपको फीलिंग डेफिनेटली आती होगी। मुझे तो आती है, क्योंकि मैंने इनके साथ में देखा है, इनके काम को बड़े करीब से देखा है। और वही वाली बात है कि आर्टिस्ट चले जाते हैं, क्योंकि ये भी तब हम सब एक है कि शूटिंग कर रहे थे, फिर इनकी डेथ हो गई, फिर उनके कैरेक्टर को किसी और एक्टर ने रिप्लेस कर दिया, जो कि देखिए गलत नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। कोई भी चीज़ खाली नहीं रहती है, कोई भी किसी के लिए वेट नहीं करता है। हर किसी को काम करना है, हर किसी का पेट है, हर किसी को रोटी खानी है। तो उसमें मैं उस बात को मैं समझती हूँ। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट को आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाते। ठीक है, आपको शो चलाना है, और जिस आर्टिस्ट से रिप्लेस किया उसने भी अपना बेस्ट किया। वो भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मुझे उनके उस काम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो एक कमी होती है उसकी वो कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। आप किसी को भी किसी से रिप्लेस कर देते हो, लेकिन वो जो एक पहचान होती है ना, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते हो। आई होप कि मैं आपको सही तरीके से समझा पा रही होंगे। बेशक आपको एक बेहतर एक्टर मिल जाता है, आपका शो भी जो है वो चलने लगता है। पहले तो रिप्लेसमेंट इतने सक्सेसफुल नहीं होते थे, लेकिन कुछ मजबूरी में रिप्लेसमेंट पब्लिक को भी समझ में आते थे कि भैया अगर किसी शख्स की डेथ हो गई है तो अब उस शो को तो चलाना है, तो किसी आर्टिस्ट को तो लाना पड़ेगा, तो ठीक है। बट कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट होते हैं जो पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, जैसे कि कुछ बड़े बड़े शोज़ में रिप्लेसमेंट हुए हैं। हालांकि जिनसे रिप्लेस किया वो शख्स ज़िंदा था, लेकिन वही वाली बात है कि पब्लिक को फिर कहानी नहीं पसंद आई, तो फिर उसको वापस लाना पड़ा। क्योंकि पहले लोग थोड़े इमोशनल ज़्यादा हुआ करती थी ऑडियंस। अब तो खैर बहुत इजीली रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, और कोई किसी को फिर याद भी इतना नहीं करता, कि क्योंकि अब जो आर्टिस्ट और पब्लिक की जो बीच का जो एक कनेक्शन होता था ना, जो बड़ा डेप्थ में होता था, अब वो डेप्थ में नहीं है, वो बड़ा प्रैक्टिकल है। तो इसी वजह से अब कोई स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग अब किसी आर्टिस्ट के लिए रही नहीं है। जो भी दिखती है वो एक पीआर स्टंट की तरह दिखती है। लेकिन पहले के ज़माने में कोई पीआर मैकेनिज़्म नहीं होता था, काफ़ी हद तक चीज़ें ऑर्गेनिक होती थी। और यही वजह है कि जतिन साहब के साथ जो पब्लिक की जो एक कनेक्शन था, जो 90s के एरा के जो बच्चे थे उनके साथ तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त कनेक्शन था। क्योंकि उन्होंने हम पांच सीरियल में भी काम किया, यानी कि उनके काम को सैटेलाइट चैनल भी पसंद करते थे, और उनकी फेस वैल्यू को वो अपने सैटेलाइट चैनल पर भी लाना चाहते थे। क्योंकि वो दूरदर्शन पर काम करते थे, तो दूरदर्शन पर उनकी फैंस उनके शोज़ चला करते थे, तो जो सैटेलाइट वाले थे उनको भी टक्कर देनी होती थी दूरदर्शन को। तो वो उनको दूरदर्शन से निकाल कर कुछ वक्त के लिए अपने सैटेलाइट के चैनल के शो में भी लाया करते थे। जैसे कि हम पांच में भी उनको सुनील अंकल का रोल देना उनको दिया था। सुनील अंकल उनकी पड़ोसन के हस्बैंड थे, जो कहती थी आंटी मत कहो ना। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअल में, तो अब मैं शायद भूल गई हूँ, लेकिन मैंने देखा है उनको। और भी सैटेलाइट के कुछ शोज़ में मैंने जतिन सर को देखा था। और हम सब एक है सीरियल जो सोनी पे आया करता था, उसकी बात तो मैं कर ही चुकी हूँ। तो खैर, ये एक छोटी सी मेरी एक याद थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी जतिन साहब के साथ। उन्होंने और भी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन फ़िल्मों से ज़्यादा उनका जो कंट्रीब्यूशन टेलीविज़न पे था उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। क्योंकि टेलीविज़न के साथ एक इंसान की एक अलग तरीके की कनेक्टिविटी होती थी। क्योंकि फ़िल्मों में तो पहले हॉल पे जाना पड़ता था टिकट खरीद कर, लेकिन दूरदर्शन पर तो कोई फ़ीस नहीं लगती थी, वो तो आपको मिलता ही मिलता था, फ्री था, और गांव-गांव तक दूरदर्शन जाता था। तो एक तरीके से वो एंटरटेनमेंट जो आपको मुफ्त में मिल रहा है और इतना अच्छा मिल रहा है, इतना ताज़ा मिल रहा है, तो फिर वो एंटरटेनमेंट की कीमत तो बहुत अलग है। यहाँ केबल टीवी का तो हर महीने पैसे भरो, फिर चैनल्स कौन से हैं क्या है। पहले तो खैर सभी चैनल मिल जाते थे, अब तो ये जब से ये डिश टीवी वगैरह आया तो इसमें आपको लिमिटेड जो है
चैनल्स के पैकेज है, इतना पैकेज है, ये है, फिर हर महीने रिचार्ज कराओ, और अगर साल का करवाना है तो अच्छा खासा अमाउंट पे करो। अब तो खैर मामला बड़ा अलग हो गया है। पहले तो हर महीने के महीने केबल टीवी वाला आता था, उसको हमारी मम्मियाँ पैसे देती थी। 90s के एरा की बात कर रही हूँ। तो खैर ये एक छोटी सी याद मैंने 90s की आप लोगों के साथ शेयर करी। एंड आप लोगों की भी कोई मेमोरीज़ हो 90s से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए शो के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। जो भी मुझे लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करना है वो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। कुछ ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि भैया मैं इसके बाद ये पोस्ट करूँगी या ये अपलोड करूँगी। जो भी मुझे लगेगा कि हाँ अब इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बैकअप में तैयार करके रखे होते हैं बट मैंने अपलोड नहीं करती हूँ। और क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो हर कोई बिज़ी है, तो मैं जानती हूँ कि लोग चाहकर भी नहीं देख पाते हैं। सबको लगता है यार बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो इसी बात करते करते फिर जो होता है वो बारी ही नहीं आती है, क्योंकि हर कोई बिज़ी है, हर किसी का काम है, फिर गेस्ट आ रहे हैं उनको देखना। और जो फेस्टिवल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खाना पीना, खिलाना भी है, पिलाना भी है। पिलाना इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह, तो इन सब में बिज़ी हो जाते हैं। फिर बहुत कुछ रहता है, एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याएं अपनी, परिवार की, व्यवसाय की, तो मैं समझती हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा ये चैनल कुछ अच्छा लगा है, कुछ इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको थोड़े से पसंद आए हैं, अगर आप सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, बस सब्सक्राइब कर डालिए। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।